मायका हुआ पराया। आज विशाखा फिर से अपने कमरे में खिड़की के पास अपने पाँव को जैसे अपनी गोदी में समेटे मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। तभी विशाखा का पति, जिसका नाम विकास है, वह ऑफिस से लौट कर आता है और विशाखा को यूं मुंह फुलाकर बैठा देख विकास समझ जाता है कि आज विशाखा को फिर से कुछ तो हुआ, क्योंकि किचन में भी उसने जाकर देखा तो सारे बर्तन ऐसे ही बिखरे पड़े हुए थे और किचन का हाल देखकर पता चलता था कि शायद आज खाना भी कुछ नहीं बनाया था। लेकिन विकास समझदार पति था। वह अपनी पत्नी विशाखा की नीयत और उसके नखरे को अच्छे से जानता था, मगर वह भी क्या करे। पहले तो प्यार किया, फिर जल्दबाजी में आकर शादी भी कर ली। अब जो भी है निभाना तो पड़ेगा ही। इसलिए विकास ने विशाखा के करीब जाकर धीरे से उससे पूछा, क्या हुआ? आज फिर से ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? कुछ खाना बनाने का मूड नहीं है क्या? ऐसा हो तो बता दो, कोई बात नहीं, हम आज बाहर जाकर खाना खा लेते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी फ्रेश होकर आ जाता हूँ। आज तुम्हारी रसोई से छुट्टी, बाहर चलते हैं, आज बाहर का मौसम भी बड़ा अच्छा है। विशाखा को मनाते हुए विकास उससे कहता है। लेकिन ये क्या, आज तो ऐसा सुनकर भी विशाखा के चेहरे पर थोड़ी सी भी हंसी या नाराजगी नहीं आई। विशाखा तो बस अपने पाँव को देखते हुए कुछ सोच रही थी, जैसे कि विकास ने क्या कहा उसे कुछ भी पता नहीं। विकास ने सोचा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने बाहर जाकर घूमने और खाने के लिए कहा हो और विशाखा खुश नहीं हुई हो। विशाखा चाहे जैसी भी थी, फिर भी विकास उससे बहुत प्यार करता था। बस उसके नखरे थोड़े थोड़े दिन में बार बार उठाने पड़ते, उसको बार बार कुछ न कुछ समझाना पड़ता, जिसकी विकास को अब आदत पड़ चुकी थी। जैसे एक छोटे बच्चे को हम समझाते और मनाते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए विकास ने विशाखा को फिर से मनाने की कोशिश करते हुए कहा कि क्या हुआ मेरी जान, आज मेरी जान इतनी उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ तो बताओ, वरना मैं भी अपना मुंह फुलाकर बैठ जाऊंगा। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन वैसे अभी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कहते हुए विकास विशाखा के पीछे मुंह पलटकर मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तब विशाखा छोटी बच्ची की तरह जोर जोर से रोने लगी। विशाखा को ऐसे रोते हुए देख विकास मन ही मन बड़बड़ाता है कि हे भगवान, पता नहीं आज इसे फिर से क्या हो गया है। छोटी छोटी बात को दिल पे लगाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है और रोने भी लगती है। यहाँ पति दिन भर काम करके थका हारा घर आया हो और उसे खाना देने के बदले खुद ही मुंह फुलाकर मैडम साहिबा रोने लगी हैं। भगवान, मुझे इससे ही प्यार क्यों होना था? दुनिया की सारी लड़कियां पता नहीं कहाँ छुप गई थी जब मुझे इससे प्यार हो रहा था। तभी फिर से वह रोने लगी। विकास ने फिर से पूछा, ओ माय बेबी, क्या हुआ ये तो बताओ। तब विशाखा ने कहा, क्या बताऊं अभी आपको मैं, जबकि सारी गलती मेरी ही थी, जो आज समझ में आया। विशाखा के मुंह से ऐसी बात सुनकर विकास को बड़ा अजीब लगा कि विशाखा ने आज अपनी गलती मान ली, मगर कौन सी गलती ये तो पता चले। ये विशाखा भी ना। सोचते हुए विकास ने विशाखा से पूछा कि कौन सी गलती? तुमसे क्या कभी कोई गलती हुई भी है? तुम तो कितनी प्यारी और समझदार हो। विशाखा ने कहा, तुम्हारे लाख मना करने के बावजूद भी मैंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे हाथ से मायके का भी सूख गया और माँ के हिस्से के घर के पैसे और गहने, जो सब अब मेरी बहन नियति को मिल रहा है और मुझे कुछ भी नहीं। काश उस वक्त आपकी बात मानकर उन्होंने शादी में जो दिया, उसी में खुश रहकर माँ बहन और भैया भाभी से लड़ती झगड़ती न रहती, तो आज मेरा भी उस घर पे और माँ के ढेर सारे गहनों पे हिस्सा होता। पता नहीं उस वक्त मेरी अकल पे तो पत्थर पड़े हुए थे, जो मैंने अपनी मौसी की बातों में आकर नियति और भैया भाभी से हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा किया। हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर जिद में आकर लड़ती रही और कुछ न कुछ मांगती रही, और अपनी एक लौटती भाभी और उसके मायके वालों को भी कितना भला बुरा सुनाया करती थी, जबकि वह तो कितने अमीर और खानदानी घर के हैं। अब तो मुझे उनके सामने जाने में भी शर्म आएगी। माँ के अंतिम समय में मैं ना ही उनका चेहरा देख पाई और ना ही वहां जा सकी। आपको तो सब पता ही है ना, आप तो माँ को देखने गए थे, तब आप जिद करके मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए। और तो और पता है विकास, आज फिर से मौसी जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि माँ ने वकील के हाथों पहले से ही एक चिट्ठी लिखवा दी थी, जो माँ की तिरहुई के बाद वकील ने घर आकर सुनाई, जिसमें लिखा था कि अब घर के हिस्से में और उनके गहनों में
मेरा कोई हक नहीं है। मैं विशाखा, उनकी मतलब उनकी बेटी विशाखा। माँ ने अपने घर के हिस्से में सिर्फ 2 भाग किए, एक उसके बेटे राजेश का और दूसरा उसकी बड़ी बेटी नियति का, जिसने उनके अंत समय में उनकी बड़ी सेवा की थी और उनका गीला बिस्तर और कपड़े भी बिना किसी हिचकिचाहट के साफ किए थे। मेरे नसीब में तो ठेंगा आया, कहते हुए विशाखा फिर से जोर जोर से रोने लगी। विकास उसे समझाते हुए कहता है कि देखो, अब तुम खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी हो, तो किसी और पर इसका इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारी मौसी ने चाहे तुमसे जो कुछ भी कहा हो, लेकिन तुमने उसकी बात मानी ही क्यों? और तो और मेरे इतने समझाने के बावजूद भी मेरी हर बात को अनसुना करती गई। अब पछताने से क्या फायदा? मैं तो ये सब पहले से जानता ही था कि ऐसा ही होगा, लेकिन उस वक्त तुम तो बार बार अपनी मौसी से बातें करती रहती और उनके घर पे भी मेरे मना करने के बावजूद भी आती जाती रही। अब हमारे पास जो है, जितना है, उसी में खुश रहो। अगर तुमने अपनी माँ के अंत समय में जाकर उनकी सेवा की होती तो भैया भाभी की नजरों में भी ऊपर उठ जाती, लेकिन तुम तो एक बार भी उनसे मिलने भी नहीं गई। और आज जब माँ के गहने नियति के नाम कर दिए तो अब तुम्हारा दिल जल रहा है। ये सब तुम्हें नखरे करने और बातें सुनाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तो तुम्हें समझाते समझाते थक गया, मगर तुम पे तो मौसी की बातों का नशा चढ़ा था। अब जाओ और मौसी के घर उसी के आगे अपने दुखड़ा रो। और हाँ, अब अगर तुम्हें सच में इतना बुरा लग रहा है तो अब भी वक्त है। अपनी बड़ी बहन और भैया के पास जाओ और सिर्फ उनसे अपने किए के लिए माफी मांगो, और बदले में वह तुम्हें कुछ देंगे। ऐसी आस लेकर तो बिल्कुल मत जाना। वह तुम्हारे किए पर माफ कर दे, ये भी बहुत है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं राजेश भैया से बात करता हूँ, लेकिन इधर तो माफी मांगने की बात पर भी विशाखा तो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। उससे यूं सोचता हुआ देख विकास समझ गया कि ये कभी माफी नहीं मांग सकती, लेकिन फिर भी विकास ने उससे एक बार कहा, क्या सोच रही हो, माफी मांग सकती हो या नहीं? विशाखा ने कहा, हाँ हाँ जरूर, लेकिन आज नहीं कल। आज मुझे रसोई में कुछ काम है और बाजार से सब्जी लेने भी तो जाना है, वरना कल सुबह टिफिन में क्या दूंगी? मेरा मेकअप का सामान भी खत्म हो गया है, वह भी तो लाना है। आप बस मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। 2 दिन बाद मेरी सहेलियों के साथ मेरी किट्टी पार्टी भी तो है, तो नई ड्रेस भी लानी है। मैं अभी मार्केट जाकर आती हूँ, कहते हुए वह अपने आंसू पोंछते हुए किचन की ओर चली जाती है। विकास उच्च से जानता था कि इससे जिंदगी में कभी माफी नहीं मांगी। दूसरों को सिर्फ परेशान करने में ही इसको तो मजा आता है और कुछ नहीं है। भगवान, इस जन्म में तो मैं इस विशाखा को जैसे तैसे करके झेल लूंगा, इसके नखरे भी उठा लूंगा, मगर अगले जन्म नहीं। प्लीज भगवान, बस मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। एक तो भूख के मारे मेरी तो जान जा रही है और मैडम जी को अभी शॉपिंग करने जाना है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए विकास जोर से आवाज लगाता है, सुनो, शॉपिंग के लिए कल चली जाना। अभी बाहर जाके कुछ खा लेते हैं, घर पे बनाने बैठोगी तो काफी वक्त निकल जाएगा और तुम थकी हुई भी लग रही हो। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, फिर चलते हैं। विशाखा किचन में से जवाब देती है, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। शॉपिंग के लिए कल चली जाऊंगी, घर में आलू और प्याज तो ही है, तो कल टिफिन में आलू प्याज की सब्जी दे दूंगी, या घर आते वक्त साथ में कुछ लेकर आ जाएंगे। और हाँ, हमारे पास में एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है, मेरी सहेली कह रही थी वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। हम कहीं वहाँ गए नहीं तो सोचती हूँ वहीं पास में ही चले जाते हैं। बड़ी तेज से भूख लगी है। विकास पहले तो मन ही मन बड़बड़ाया, शाम से कुछ भी नहीं खाया। कह तो ऐसे रही है जैसे सुबह से कुछ नहीं खाया हो। वेफर्स और चॉकलेट्स के खाली पैकेट्स ऐसे ही किचन के प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए थे। वह पैकेट्स उसने नहीं तो क्या किसी भूत ने आकर खा लिए। विशाखा ने फिर से बाहर से आवाज लगाई, आप तैयार हुए कि नहीं? भूख के मारे मेरी तो जान जा रही है। अभी आया मेरी जान, तो तुम्हें ठीक लगे और जहाँ तुम्हें ठीक लगे, मेरी माँ, कहते हुए विकास तैयार होकर बाहर आता है और दोनों खाना खाने बाहर चले जाते हैं। तो दोस्तों, किसी की कही सुनी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सुनो सबकी, लेकिन फैसला अपने दिमाग से लो, सोच समझकर ही लेना चाहिए, नहीं तो खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसी हालत हो जाती है। आखिर विशाखा को मनाना विकास के अलावा और कोई नहीं कर सकता।